नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत जी को जोड़ लीजिए चर्चा में। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मोदी जी बिहार पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार बिहार और फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चुनाव में अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी जी गए हैं वादों का पिटारा लेकर के। आज 2-2 हजार रुपए बटेगा। वही स्कीम जिस स्कीम को हर चुनाव से पहले ऐसे लगता है कि उसी स्कीम के सहारे जीता जाएगा चुनाव, क्योंकि वो कैश कैश सीधा जाता है खाते में और वो पहला साइकोलॉजिकल जो कहते हैं अटैक, वो साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बिहार के इस दौरे को लेकर कुछ बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है भास्कर की, मैं नाम भी कोट करता हूं। उस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाली बातें हैं। पूर्व सांसदों ने कहा है कि मोदी जी की योजनाएं फालतू हैं, फालतू। योजना का नाम तो बड़ा एट्रैक्टिव लगता है, लेकिन पैसा नहीं होता है। गोद में तो ले लिया जाता है, लेकिन गोद से उतरता नहीं बच्चा, गोद ही में रह जाता है। उतारो तो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाता है, गिर जाता है, नाक टूट जाती है उसकी। तो क्या फिर खाली झोला लेकर के नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं? और खाली झोला दिखा कर कहे, झोले में कुछ नहीं है, खाली झोला कंधे पे दिखा करके फिर बिहार फतह कर लेंगे, बिहार जीत लेंगे? सवाल यही है। सीधा चलते हैं हम हेमंत जी के पास। हेमंत जी, भागलपुर भागलपुर से के रास्ते बिहार विजय का आज शंखनाद कर रहे हैं मोदी जी, और माहौल बड़ा जबरदस्त है। मैं ये बता दूं, माहौल बहुत जबरदस्त है। एक रिपोर्ट है, भास्कर की ही रिपोर्ट में बता रहा हूं कि 3-3 बैरिकेडिंग टूट गई है। भीड़ ऐसी है। अब बताइए, अगर ये पहली भीड़ ऐसी है तो इस भीड़ को तो आखिर तक कैसे किया जाएगा? और जब बिना भीड़ के हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इतने जोरदार तरीके से मोदी जी जीत सकते हैं बिना भीड़ के। आपको याद है, मुझे तो अभी भी याद है, कुरुक्षेत्र से लेकर के और बाकी रैलियां, खाली कुर्सियां ही थी, आदमी नहीं थे। तो जब वहां पर जीत सकते हैं तो यहां पर तो बड़ा आगाज जोरदार हुआ है बिहार में। फिर खाली झोले में से निकलेगा क्या जिन्न? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, बिहार की एक नियति है और बिहार की नियति है कि वो गरीब ही रहेगा, वो कुछ भी कर ले। अगर आप देखें, मोदी जी का बिहार प्रेम तो जग जाहिर है, आपको पता ही है। 11 साल से दिल्ली में एनडीए की सरकार है और 21 साल से नीतीश कुमार, 21वें साल हो गया लगभग। उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार की तमाम रिपोर्ट है, वित्त मंत्रालय से लेकर रिजर्व बैंक से लेकर के और सारी, उन सब में बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य है, देश का सबसे गरीब राज्य है। तो ये तो इनका सुशासन हुआ। आपने जिस योजना का जिक्र किया उसको बाद में टच करेंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना है। उसकी पहली घोषणा मोदी जी ने अपने पहले लाल किले के भाषण में की थी, यानी कि 15 अगस्त 2014 को। आज से 10.25 साल पहले कह लीजिए, 10.5 साल पहले कह लीजिए। और उसकी शुरुआत फिर जब उन्होंने की थी, वो जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पे की थी बिहार से। उद्घाटन उसकी पहली योजना की शुरुआत वहां से की थी। घोषणा की 15 अगस्त को लाल किले पे, और उसका जो 11 अक्टूबर 2014 को वो लॉन्च किए एक तरीके से। और वो योजना क्या थी कि लोकसभा का सांसद हो या चाहे राज्यसभा का सांसद हो, वो अपने एरिया के अंदर 2-2 गांव आदर्श गांव के रूप में डेवलप करेगा। तो 2024 की अगर हम बात करें, बाकी तो छोड़ ही दीजिए कितने गांव विकसित हुए कितने नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक आज तक बिहार के अंदर एक भी गांव संपूर्ण विकसित नहीं हो पाया जो मोदी जी के पैरामीटर्स थे, नॉट इवन वन। और अब ताजा, अगर ज्यादा पुराना जाने की जरूरत नहीं, आप ताजा ही देख लीजिए। 2024 अभी हम चल रहे हैं। अभी बिहार के अंदर जो एनडीए के सांसद हैं, 40 में से 30 सीटों पर है लोकसभा के। उसके बावजूद वहां पर केवल 3 सांसदों ने बिहार में गांव का गोद लिया है। इनमें से बीजेपी का कोई भी एमपी नहीं है, दूसरी पार्टियों के एमपी है। तो आप समझ लीजिए मोदी जी की योजना फालतू है या क्या है, वो तो उनके सांसद का ही रुख बता रहा है उसको। तो पहली 2 योजनाओं में भी जो गोद लिया था वो भी यही स्थिति थी। और जिन गांवों में गोद लिया था उनकी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे ना, वहां शिक्षा का कोई प्रबंध है, ना स्वास्थ्य का है, ना पेयजल का है, ना सड़कों का है। विकास के नाम पर चंद लाइटें लगा करके इतिश्री करनी, क्योंकि लाइट सबसे आसान है, उसमें कमीशन भी जल्दी मिल जाता है। अब आपने कहा कि भागलपुर की जो बात आपने की बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आशीष भाई, आपको याद होगा मोदी जी गए थे 2015 में भी इस तरीके जैसे आज गए, और उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि बोलो कितना पैकेज दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ और 1.25 लाख करोड़ की घोषणा कर दी थी। याद होगा ना आपको? बड़ा ऐतिहासिक हाँ, भाषण था वो पैकेज आज तक कहाँ है किसी को नहीं पता। और उसकी जो योजनाएं थी उनमें से 70% योजनाएं जो उस प्रोजेक्ट में कवर होनी थी पूरी होनी तो छोड़ दीजिए, उनकी डीपीआर ही नहीं बनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बनी। तो प्रोजेक्ट का क्या होगा आप वो समझ लीजिएगा। फिर जो है कोई भी वायदा देख लीजिए, बिहार के साथ देख लीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की थी, याद होगा आपको? 2014 में। आज आप 2025 में हैं और तब भी प्रधानमंत्री मोदी थे और आज भी मोदी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला आज तक। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने वहां पर 3 एयरपोर्ट बनाने की बात की थी, और वो एयरपोर्ट कहाँ कहाँ थे? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर, इन 3 में एयरपोर्ट बनना था, 3 शहरों के अंदर। अभी पिछले दिनों एक जगह पर यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम गई, क्योंकि प्रधानमंत्री की घोषणा थी भी जाना तो पड़ेगा। जो वो गई तो जो साइट थी जिस पर वो बनना है वहां पर बहसें चल रही थी। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने ऑफिशियली बताया वहां पर। तो ये प्रधानमंत्री जी के पुराने वायदों का हिसाब किताब है बिहार के अंदर। और अगर उसके भी अलावा अगर आप बात देखेंगे, पूर्ण राज्य की बात की आपने और सारी की, उसके अलावा वहां पर भागलपुर में ही जहां आज वो गए हैं वहां विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना था, अगर आपको ध्यान होती है, प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी। वहां पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है, एक ईंट। विश्वविद्यालय तो चालू होना भूल जाइए। तो ये प्रधानमंत्री जी की पिछला जो आप कहते हैं ना खाली झोला, तो प्रधानमंत्री का झोला खाली ही होता है। ये ज्यादा अच्छा आप इसको आप बिहार में मान लें, ऐसा भी नहीं। ये गलतफहमी भी हम सबको निकाल देनी चाहिए कि वो बिहार के लिए। आपको याद होगा मोदी जी की एक बहुचर्चित बहुत चर्चित योजना थी, बुलेट ट्रेन योजना, याद है ना आपको? उसमें बुलेट ट्रेन चल रही थी 2019 से, गुजरात से अहमदाबाद से लेकर के बॉम्बे तक। 2019 में उसकी डेडलाइन बढ़ा के कर दी 2022। 2022 के बाद वो योजना कर दी 2024। और आज की ताजा खबर आपको बता दूं कि जो जापान के अंदर जिस तरीके का वो बुलेट ट्रेन का वो सारा चल रहा है, उसमें 2033 से पहले ये प्रोजेक्ट संभव नहीं हो पाएगा। 2033, 2019 में आनी थी, 2033 तब तक इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3 गुना हो जाएगी या 5 गुना हो जाएगी, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट, और उसकी ये हालत। मोदी जी की योजना क्या थी? अगर आपको ध्यान हो, पिछले जो गुजरात का चुनाव हुआ था तो सी प्लेन में उतरे थे वो, आपको ध्यान हो? सी प्लेन में उतरे थे ना, और वो प्लेन आज तक किसी और उस प्लेन में मोदी जी उतरे थे और उसी वही चढ़े थे। उसके बाद वो सी प्लेन दोबारा दिखाई नहीं दिया वहां पे, पता नहीं किस कंपनी का था। अब मोदी जी की योजना ये थी कि 2027 के चुनाव जब गुजरात में आएंगे तो बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। ताजा खबर ये है कि 2027 का विधानसभा छोड़िए गुजरात का, 2032 में भी बुलेट ट्रेन नहीं चल पाएगी, यानी कि 2033 नेक्स्ट डेडलाइन है। तो मोदी जी की योजना केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे देश की स्तर पर यही स्थिति है। और अगर इससे भी आगे चले आप, जो थैले की बात आपने खाली झोले की बात की, तो केवल ना ये पहली है ना आखिरी है, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं देख लीजिए आप, स्टेट्स की छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी? 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, एक का नाम बता दीजिए, एक का। 100 का छोड़िए, 11वां साल है, पहले साल में घोषणा की थी, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। बुलेट ट्रेन का मैंने आपको बता दिया 2033 से पहले संभव नहीं है। हर घर को, हर सिर को पक्की छत, उसकी हालत देख लीजिए आप। किसानों की आय दोगुनी करनी थी, कितनों की होगी? कर्ज का तो पता है, सरकारी फिगर बता रहे कि डबल हो गया है। आय किसकी हुई वो सरकार नहीं बता रही। और गंगा मैया की सफाई अब आपने महाकुंभ में देख ली, फीकल मैटर उसके अंदर, जिस तरीके सीवर का पानी, और सारे हमारे जितने हिंदू भाई, हिंदू हृदय सम्राट ने जो नहलाए, वो किस चीज में नहा करके आए हैं वो तो वही जाने। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर ये कह रहे हैं कि वो पानी ना केवल नहाने के लायक है, वो आचमन के लायक है। हाँ, पीने तो लायक। मेरा आग्रह केवल इतना है कि मुख्यमंत्री जी अगर खुद ना भी स्वास्थ्य को देखते हुए करें, तो जो यमुना जल, गंगा जल सफाई के लिए जिम्मेदार अधिकारी है, उन सबको जनता के बीच में वहां खड़े होकर के वो पानी पीना चाहिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी को और पूरा कंसर्न मंत्री को, हो सके तो योगी जी को भी पी करके दिखाएं। जो हम जैसे जो लोग हैं जिनको ये शंका पैदा होगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद, उस शंका को दूर करना चाहिए। क्योंकि 60 करोड़ हिंदू भाई नहा के आए, उनमें से कई वो सुन के ही बीमार हो जाएंगे। तो उसको, जो उनके दिमाग का डर है, उसको निकालने के लिए
वो पानी पी के दिखाना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल हाँ। बोर्ड यूपी के अधिकारियों को भी। और बाकी अब आपने अमित मालवीय जी का कल का देखा होगा बयान, ट्वीट किया बाकायदा कि गंगा के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो तमाम तरह के प्रदूषण को खत्म करके और खुद ही उसको वो कर देती है। बड़ा ऐतिहासिक ट्वीट है विज्ञान के दौर में। तो अगर इनको अमित गंगा में इतनी मालवीय क्षमता, को कहीं ऐसा ना हो, अमित मालवीय का ऐसा ना हो कि कहीं जो है नासा वगैरह वाले उठा ले जाए वहां पर, ऐसा तो नहीं कुछ डर है? ऐसी प्रतिभाओं की बहुत सख्त जरूरत है उनको, पूरी दुनिया को जरूरत है भाई, हाँ, अकेले नासा का सवाल नहीं है। जो हाँ, दुनिया की एडवांस लेबोरेटरी है उसमें ऐसे ही तो साइंटिस्ट चाहिए, मोदी जी हाँ, जैसे, योगी जी जैसे, अमित मालवीय जैसे, और एक से एक दुर्दांत प्रतिभाएं हैं उनके पास। बीजेपी के पास तो सारे साइंटिस्ट है, तो किसी को भी ले जा सकते हैं। हम्म, हम्म। खैर चलिए, ये तो बात हो गई, हम लोग थोड़ा आ गए कुंभ पे, उत्तर प्रदेश पर। बिहार की राजनीति पर आते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये एक दौर के समानांतर बराबर कद वाले नेता थे, और एक समय में बराबर कद वाले नेता में कह के भी थोड़ी सी गलती कर दिया। एक नीतीश समय में बड़े, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से बड़े कद वाले बहुत नेता, बड़े, बहुत जब जब कोई संवैधानिक पद देखा भी नहीं था, किसी कुर्सी पर कभी, मतलब अकेले में भी चुपके से नहीं बैठे थे मोदी जी, तब नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। रेल मंत्री थे। आज की तारीख में नीतीश कुमार की ऐसी कौन सी दुखती रग दबा रखी है? तमाम बेचैनी, तमाम घबराहट, जो बिहार के पत्रकार साथी बताते हैं, तमाम बेचैनी है, तमाम घबराहट है, उसके बावजूद बिहार में खाली झोले वाले मोदी का जो है स्वागत पलक पावड़े बिछा करके कर रहे हैं। खाली झोले वाले नीतीश कुमार से अगर बिहार की जनता हिसाब मांगे कि भाई स्पेशल स्टेटस क्या हुआ, स्पेशल पैकेज क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। इस बजट में क्या मिला? इस बजट में बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया था। आज बिहार पर चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए जरूरी है। इस बजट में बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया। एक कुछ तो बेसिकली भाजपा कांग्रेस के भीतर ही ऐसे एजेंट्स हैं कि जो नैरेटिव, बीजेपी का नैरेटिव वो सेट करते हैं। इस बजट के बाद पहला रिएक्शन आया किसका? जयराम रमेश का। जो रिएक्शन था कि बिहार ही एक राज्य है, सब बिहार को दे दिया। अब बताइए, अगला चुनाव बिहार में है, भाजपा ही कहता कि बिहार को बहुत कुछ दिया मोदी जी ने, तो फंस सकता था। बिहार अगर भाजपा ही कहता तो फंस सकता था कि भाई हिसाब दो क्या दिया है, आओ। इन्होंने कह दिया, अब बिहार को मिल गया कि मोदी जी ने भाई सिर्फ बिहार को ही सब कुछ दे दिया है, चुनावी राज्य है, नैरेटिव सेट कर दिया उसके लिए। तो ये काम करने के लिए तो राहुल गांधी के आसपास बैठे हैं। राहुल गांधी की क्षमताओं को तो हम सलूट करते हैं, अद्भुत हैं। अगल बगल ऐसे लोगों को बिठा रखा है और पूरे राज दरबार को जो है सुशोभित कर रहे हैं वो। लेकिन बिहार को वाकई मिला क्या? इस बार के भी बजट में आज मखाना की माला पहनाया गया है उनको भागलपुर में। तो बस उन्होंने भी वो माला पहनाया गया उनको, उन्होंने टोपी पहना दी। वो टोपी के बदले माला है। पहले मोदी जी ने टोपी पहनाई, टोपी के बजाय उनको माला पहनाया गया मखाना का। मखाना बोर्ड का गठन। इस देश में बोर्ड के तो इतने गठन हो चुके हैं जितने इस देश के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है। इस देश में उतने बोर्ड बन चुके हैं जितने इस देश के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है। अगर उतने ब्लैक बोर्ड होते जितने बोर्ड हैं तो इस देश में बच्चे पढ़ लिख लेते। ताली नहीं बजाते और थाली नहीं बजाते मोदी जी के आह्वान पर। बोर्ड बन गया, उस बोर्ड से क्या हासिल होगा? बोर्ड में 10-20-50 करोड़ का फंड आ जाएगा। जब तक बोर्ड एक्टिव होगा तब तक बिहार चुनाव हो जाएंगे। अगर चुनाव में जीत गए तो भी बोर्ड का अता पता नहीं है, हार गए तो भी बोर्ड का अता पता नहीं है। दोनों हाल में बोर्ड गायब हो जाएगा। मतलब रहेगा, लोग उसमें खाएंगे पिएंगे, समोसा चाय का आपको साल में बजट मिलेगा कि इतने का समोसा इतने का चाय था, यही होगा। कंक्रीट क्या है? एडवांस बिहार को क्या दिया? नहीं मिला। आपने पटना एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए फंड दिया था। कितना एक्सटेंशन में कितना लग जाएगा भाई? कितना? 500 करोड़, 1000 करोड़। हेमंत भाई, मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपसे समझूंगा, मैं गलत हो सकता हूं। एयरपोर्ट के एक्सटेंशन में एक एक हो सकता है, एक पट्टी और बढ़ा दी जाए, एक जो है रनवे,
तो कितना 500 करोड़ एक रन में, मुझे नहीं लगता, लेकिन मान लिया 500 करोड़, यही है ना। एक आध जगह पर कुछ इंस्टीट्यूट्स का जो है उन्होंने कहा कि इसका भी आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसमें आधुनिकीकरण करेंगे, उसका थोड़ा विस्तार करेंगे, एक आध कैंपस और बन जाएगा, हो सकता है 1000-2000 करोड़, कुल मिला लो तो 3-4 हजार करोड़, 5 हजार करोड़ रुपए, इससे ज्यादा तो दिख नहीं रहा है। बिहार की डिमांड पता है कितने की थी? बजट से पहले बिहार से चिट्ठी आई थी, 25 पन्नों की चिट्ठी थी, 25 पन्नों की चिट्ठी, 1.5 लाख करोड़ रुपए मांगा था और 1.5 हजार करोड़ रुपए पकड़ा दिया। वो भी अब जोड़ो कब जो है रनवे बनेगा, क्या होगा, मतलब मानता हूं मैं 1.5 हजार करोड़ पकड़ा दिया। 1.5 लाख करोड़ रुपए में से कितना परसेंट हुआ? 1%। 1%। तभी मैं कहा कि ये खाली झोला है। 1% दे के और बिहार में जा रहे हैं और पलक पावड़े नीतीश कुमार बिछा रहे हैं। ऐसी वो नीतीश की क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है? आप बिहार पे 22-21 साल से खाली बीच में जीतन मांझी वाला एक पीरियड छोड़ दिया जाए, इन्होंने ही सीएम बनाया था, तो 2005 से लगातार आप मुख्यमंत्री हैं और पार्टी तो लगातार ही है, जीतन मांझी भी रहे तो आपने ही बनाया था। ऐसी मजबूरी कि आप मांग रहे हो, मिल नहीं रहा है, फिर भी आप कभी पैर छू ले रहे हो, कभी हाथ जोड़ रहे हो। क्या दिक्कत, क्या मजबूरी? कुछ कुछ है आपके पास खबर? क्योंकि बिहार के पत्रकार उस नहीं में पूछ सकता है, वो कहते हैं कि नहीं अभी नीतीश के दिमाग में मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, वो खेलेंगे मास्टर स्ट्रोक। आशीष भाई देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी हमने चर्चा की थी कुछ महीने पहले, तब भी मैंने ये कहा था कि धरती इधर से उधर हो सकती है। फिर कह रहा हूं आपको आज, नीतीश कुमार की ये हिम्मत अब नहीं बची है कि चुनाव से पहले दोबारा पलटी मार जाए, ये संभव ही नहीं। अगर ये किया उन्होंने, ना तो उनका विधायक दल बचेगा, ना उनका संसदीय दल बचेगा, और ना कुछ और बचेगा, पार्टी बचेगी। पार्टी के अंदर में जिस तरीके के बीजेपी का सारा सिस्टम और इकोसिस्टम वहां पर इंडक्ट कर दिया गया है, तो इस बात को तो दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई और पलटी की गुंजाइश है। मैं तो पहले दिन भी आपको कैटेगरी के लिए कहा था, आज भी कह रहा हूं। आपने कहा मजबूरियां क्या है? मजबूरियां कुछ होती हैं जो वहां के साथी नहीं बता पाते, कुछ दिखती है, कुछ नहीं दिखने दी जाती। जो सीबीआई ईडी का जो पूरा खेला है वो केवल बिहार के लिए। उड़ीसा में देखा आपने पटनायक साहब को कैसे ईज आउट कर दिया गया एक ब्यूरोक्रेट के जरिए। तमिलनाडु का ब्यूरोक्रेट था, धीरे से सारा खेल करके, और आज अगर मोदी जी सत्ता में है तो केवल उड़ीसा के खेल के कारण है। जिस तरीके से पूरी की पूरी वहां पर राज्यसभा सरकार भी, लोकसभा भी, और पता भी नहीं लगा पटनायक साहब गए कहाँ, और वो ब्यूरोक्रेट का भी नहीं पता। तो यहाँ पर भी सारा खेल वो पटनायक साहब वाला ही है। पटनायक साहब की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वहां भी एक ब्यूरोक्रेट ही सरकार चला रहा था। बिहार के अंदर भी स्थितियां कमोबेश यही है। जो दुर्भाग्य से जो नीतीश कुमार जी की जो सेहत थी और जिस तरीके का वो सारी बातें अब पहले वाली नहीं रही है। नीतीश जी केवल एक चेहरा बचे हैं और उनका इस चुनाव तक प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद मोदी जी क्या करते हैं वो आपको पता ही है। महाराष्ट्र पड़ोस में उसकी हालत देख लीजिए, वो कहाँ गए शिंदे और वो सारे लोग। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली महाराष्ट्र मॉडल रिपीट होने वाला है। आपने बिल्कुल ओपनिंग रिमार्क्स में जो बात कही थी, वो चुनाव छोड़िए, आपने एक शब्द और कहा, चुनाव में जीतेंगे या हारेंगे। हारने वाला शब्द हटा दीजिए बेशक, अभी से आप नोट कर लीजिए। किसी भी सूरत में जो आजकल मोदी जी के चुनाव का पैटर्न है, जो राजीव कुमार इतनी समृद्ध विरासत छोड़ करके गए हैं, उसमें मोदी की हार का तो कंसेप्ट आप दिमाग से निकाल दीजिए। पहली बात तो ये अच्छा रहेगा ताकि दर्शकों को क्लैरिटी रहे। जो अब रिजल्ट आ रहे हैं, जो दिल्ली का भी रिजल्ट देख लीजिए आप, हरियाणा का देख लीजिए, आपने जिक्र किया, सारे के सारे मैकेनिकल रिजल्ट है। वो मैकेनिकल रिजल्ट क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन के जरिए, वोट काटने और जोड़ने के जरिए, और एक खास तरीके का रिजल्ट जिसको आप फॉरेंसिक साइंस के जरिए बहुत इजीली एनालाइज भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश भी की, राजीव कुमार से मिलकर के उनको कहा कि साहब आप महाराष्ट्र के हमें सारे के सारे जो वोटर लिस्ट है वो दे दीजिए एक बार। मना कर दिया, नहीं दिया। जबकि वोटर लिस्ट जो है पब्लिक डोमेन की चीज है। ज्यादा से ज्यादा क्या आप पैसे लेके दे दीजिए, चार्ज कर लीजिए उनसे। हालांकि ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी दे सकते थे, और मना कर दिया उनको। तो बेसिकली जो अब चुनाव का मॉडल मोदी जी का है, वो एक बार आपको बहुत ध्यान होगा, जो आरएसएस के बड़े प्रचारक होते थे, जो प्रवक्ता होते थे, राम माधव, उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के बारे में एक चुनाव में कहा था। तो उन्होंने दावा किया कि उस स्टेट में तो हमारी सरकार आ रही है। नॉर्थ ईस्ट की सीट थी, टीवी पे इंटरव्यू बता रहा हूँ लाइव में। तो एंकर ने पूछा वहां कि साहब वहां तो आपकी पार्टी की सीट ही 2 है। तो उसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, अब चुनाव ना लड़े तो भी हम बहुमत की सरकार बना सकते हैं।
हमने बहुमत की आर्ट को मास्टरी कर लिया है। तो चुनाव जीतने का जो आर्ट था, इसको मान के चलिए मोदी जी ने उसको मास्टर कर लिया है। कहां पर किसकी वोट कितनी कटेंगी, वो पन्ना प्रमुखों का पूरा मॉडल है। वो एग्जैक्टली बता देते हैं कि मेरे इस पन्ने में ये नाम है, इनमें से ये हमारे वोटर नहीं है। खासतौर पर कुछ जाति समुदाय, वो आपने देखा, यूपी के अंदर भी देखा आपने, तमाम, महाराष्ट्र में तो देख ही लिया, 6 महीने में 40 लाख वोट बढ़ गए। तो वो एक मॉडल है। नीतीश कुमार जी को केवल एक मुखौटे के तौर पर साथ रखा जाएगा। उसके अलावा आप कोई लंबा चौड़ा सोच रहे तो उसको छोड़ दीजिए। नीतीश जी केवल एक मुखौटा है, बाकी सारा काम उसी अंदाज में होगा जो महाराष्ट्र में किया गया था। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट, सीटों पे डिपेंड करेगा कितनी कितनी बढ़ती हैं आपस में, भी तो समय है उस काम में। जैसे हुआ कि अजीत पवार के पास वोट शरद पवार से आधे, सीट डबल, ऐसे ही शिंदे के साथ शरद पवार, उसका क्या नाम था, शिंदे से आधे, सीट कैसे। तो वो सारे का सारा एक खास तरह का मैकेनिकल रिजल्ट है। वो सारी तैयारी अब से पहले शुरू हो चुकी होगी, आप तय मान के हाँ, तैयारी पूरी हो चुकी होगी, पूरी। वोट काटने का जुगाड़, नई फर्जी वोट जोड़ने का जुगाड़, और वो किसी को ना दिखाने का वोटर लिस्ट जुगाड़। आप दिल्ली में देखिए, IITN थे अरविंद केजरीवाल, खूब शोर मचाया कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में ये हो रहा है, शाहदरा में ये हो रहा है, कंस्टिट्यूंसी वाइज बताया उन्होंने, एड्रेस दिए, इस घर में इतने वोट जोड़े जा रहे हैं, इस घर में इतने वोट जोड़े जा रहे हैं। क्या हो गया? जो बीजेपी ने चाहा अरविंद केजरीवाल को हरवाना है तो हरवा दिया ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मैकेनिकल रिजल्ट है। तो बिहार के अंदर भी, बिहार में मोदी जी की बहुत दबी कुचली इच्छा है अपने दम पर सरकार बनाई जाए। तो जो सीट एडजस्टमेंट होगा वो एक मुख्य वो है, क्योंकि अपने दम पर ना तो उनके पास कोई नेता है वहां, ना कोई बड़ा चेहरा है। इसलिए नीतीश कुमार मजबूरी है, इसलिए नीतीश कुमार चुनाव तक जरूरी है। चुनाव के बाद क्या होगा वो बिहार के लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और किसका कब यूज करना है, कब उसको रिफ्यूज करना है, और कब किसको डिफ्यूज करना है, ये मोदी जी और अमित शाह से बढ़िया कोई नहीं जानता। बिहार में भी यही होगा जो बाकी जगह होता है। एक फाइनल 30 सेकंड में, क्या बिहार की भी पूरी तैयारी हैंड ओवर करके गए हैं राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार को? निश्चित तौर पे। देखिए क्या करके गए राजीव कुमार जी, राजीव कुमार ने एक सिस्टम सेट कर दिया है कि आगे से चुनाव इस तरीके से होंगे। मोदी जी ने उनको प्रोटेक्शन दे दी है कि जो उन्होंने एक्ट बनाया अपॉइंटमेंट का, उसके अंदर साफ लिख दिया कि जो अब चुनाव आयुक्त होंगे उनके कार्यकाल के दौरान जो फैसले लिए जाएंगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई आपको। अब सवाल मुक्त चुनाव आयोग वो पहले ही कर गए थे, सवाल मुक्त लोकतंत्र मोदी जी कर चुके हैं। तो अब सवाल पूछते रहिएगा, आपको फर्क नहीं पड़ता। जो राजीव कुमार ने जो लिगेसी स्थापित की है उसको आप कोई धोखा मत मानिएगा, वो आगे कंटिन्यू रहने वाली है, और इससे ज्यादा खराब हो जाए तो हम सबको अचंबा नहीं करना चाहिए। चलिए, खराब भी हो जाएगी तब भी भारतीय जनता पार्टी के विंग के रूप में काम करने वाले चुनाव आयोग के आधुनिक निर्माता राजीव कुमार ही लिखे जाएंगे और बताए जाएंगे। आने वाले कल में जब गिलास, कटोरी, चम्मच वाले जीके की प्रतियोगिताएं होंगी जो जिलों में होती हैं, बच्चे जाते हैं उसमें 5वीं छठी के भाग लेते हैं, जीतने वाला जो जीके का वो कंपटीशन जीतता है तो कटोरी चम्मच पहले मिला करता था, अब तो हो सकता है और कुछ मिल रहा हो, तो उसमें राजीव कुमार का ही नाम लिखा जाएगा। खैर, बिहार में अब शंखनाद हो चुका है। चुनाव बीजेपी 365 दिन और 24/7 लड़ती है। कहीं चुनाव ना हो तो भी कोई ये खुशफहमी ना पाले कि भाजपा सरकार चला रही है, तब भी वो चुनाव ही लड़ रही होती है। चुनाव कहीं ना हो तो भी चुनाव लड़ रही होती है। कभी ना कभी तो कहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो 2 महीने 4 महीने बाद नहीं, 2-4 साल बाद अगर कोई चुनाव है तो भी चुनाव ही लड़ती है। तो भाजपा चुनाव लगातार लड़ रही थी, लेकिन आज शंखनाद कर दिया है वो माला पहन करके मखाने वाला। मखाने की माला सेहत बनती है मखाने से, लेकिन इस मखाने के माला से सेहत बिहार की बनेगी या बिगड़ जाएगी। ऑलरेडी सेहत बिगड़ी हुई है बिहार की, बनी हुई होती तो बिहार का नाम लेकर के लोग दूसरे सेंस में बातें नहीं करते। बिहार के लोगों पर गर्व है, बिहार में बड़े बौद्धिक लोग होते हैं। नौकरशाही में तो बिहार का बोलबाला हुआ करता था एक समय, वो भी कम होता जा रहा है। लेकिन ये मखाने की माला पर नजर रखिए, सेहत बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे हेमंत अत्री के साथ हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। नमस्कार।